नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो चंडीगढ़ पंजाब बीड एंट्रांस प्रिपरेशन है, सेक्शन सी, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी। इस टॉपिक के भी 10 सब टॉपिक्स हैं और उन सब के हम 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन जो हैं इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। लेकिन ये 50 क्वेश्चन से ही आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी इस सेक्शन की, बिकॉज ये सेक्शन जो है बहुत वास्ट है और इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत बनती है। तो प्लीज़ PYQ जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। और मैंने कई वीडियोस में आपको गाइड किया है कि अदर स्टेट्स के भी जो बीड एंट्रांस के एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी आप यूट्यूब से या फिर गूगल से डाउनलोड करें और उनको सॉल्व करें। जितने आप क्वेश्चन पेपर करेंगे उतने ही आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस को करने के लिए। बिकॉज जो हमारा सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो वहीं से हो जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट वहाँ जुड़े होते हैं। लेकिन जो ये सेक्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे सारे बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन दिस सीरीज। यहां पे आपको टर्म्स दी गई हैं, इसमें से हमने वो टर्म्स को बाहर निकालना है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस पैटर्न को, जो भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है सीरीज में, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो या तो वहां पे मल्टीपल का कंसेप्ट लगेगा या फिर स्क्वायर का कंसेप्ट लगेगा। और अगर आपके नंबर डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो वहां पे डिवीजन का कंसेप्ट या फिर माइनस का कंसेप्ट आपका लगेगा। तो यहां पे हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमने देखा पहला नंबर 5 है, दूसरा 10 है, जो कि 5 2 10, बट आगे वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये कंसेप्ट हमें हटाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एक और कंसेप्ट अगर आप देखेंगे कि यहां पे जो 5 है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 5। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 10। नेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए था 4 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 17, बट यहाँ पे दिया हुआ 23। बिकॉज आगे हमारे पास है 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, जो कि फॉलो कर रहा है। 6 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 37, वो भी फॉलो कर रहा है। और अगला 7 का स्क्वायर प्लस 1 50, वो भी इसको फॉलो कर रहा है। तो जो फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि रॉन्ग टर्म है, दैट इज 23। सो द राइट आंसर इज 23। यहां पे अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखी हैं जनरल मेंटल एबिलिटी की, तो आपको बहुत सारा जो है वहाँ पे कंसेप्ट की नॉलेज होगी। तो उसके भी यहाँ पे आप इसको रोक के क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करें, फिर बाद में सॉल्यूशन को देखें। अगर आपने सारे प्लेलिस्ट देखी है और आपको कंसेप्ट की नॉलेज है, इससे क्या फायदा होगा आपको कि जो टोटल 50 क्वेश्चन आप करेंगे, आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं। कितने मार्क्स आपके बने आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन को चेक करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, कंप्लीट द सीरीज। अब हमें जो मिसिंग टर्म है उसको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, फर्स्ट टर्म इज 24, फिर है 40, फिर 64, देन 104, फिर हमें बीच में ढूंढना है क्या आएगा, देन 312। अब यहां भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो चेक करते हैं। मल्टीपल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं और स्क्वायर वाला कंसेप्ट भी नहीं है, तो देखते हैं कितने कितने इंक्रीज हो रहे हैं। एक बार इसको ध्यान से, एक बार मैं जूम करता हूं आपको।
तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 24 और 40 के बीच में जो गैप है दैट इज 16 का गैप है, प्लस 16। फिर 40 टू 64 में जो गैप है दैट इज 24 का गैप है। फिर यहां पे आगे आप देखेंगे तो 40 का गैप है। देन आगे हमें निकालना है और फिर अगर वो हमने नंबर फाइंड आउट किया तो आगे भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हमारा वो राइट आंसर माना जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब ये 16 है तो 16 में आगे इन्होंने 8 ऐड कर दिया इस पैटर्न को बनाने के लिए। फिर 24 में 16 ऐड कर दिया इस पैटर्न को बनाने के लिए। देन पहले 16 में 8 ऐड किया तो 24 बन गया। फिर 24 में 16 ऐड किया तो 40 बन गया, जो ये ऊपर नंबर आए हुए हैं। फिर अगर आप देखोगे तो 8 के मल्टीपल है, दैट मीन अगर मैं अब नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि जो यहाँ पे हमारा नंबर आया था उसमें अगर मैं 24 ऐड कर दूं तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से देखते हैं इसको। यहां पे पैटर्न था 16 का, यहां पे पैटर्न था 24 का और यहां पे गैप था 40 का। और मैंने इनको कैसे ब्रेक किया कि 16 में आपने ऐड किया 8 तो आपका आ गया 24, 24 में आपने ऐड किया 16 तो आपका आ गया 40, और हम 40 में ऐड कर देंगे 8 का मल्टीपल जो कि है 24, दैट इज 64। तो यानी कि अगले नंबर में हमें क्या ऐड करना है 64। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1668। अगर 104 में आप 64 ऐड करेंगे तो 168 आएगा। सो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज 168। तो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा इसका लेवल जो था हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड से ऊपर था, बिकॉज इसमें दो पैटर्न इकट्ठे लग रहे थे। तो यहां से आपको आइडिया हो गया कि अगर आपने एक पैटर्न पहले चेक किया तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपने वो नंबर्स भी चेक करने हैं, क्या उनमें कोई कंसेप्ट लग रहा है या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो वहां से भी आप इसको जवाब को दे सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले हमने स्क्वायर का कंसेप्ट का क्वेश्चन किया, देन हमने ये मल्टीपल भी था इसमें उसका क्वेश्चन किया। देन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्पोर्ट द रॉन्ग टर्म। अब हमारे को पैटर्न दिया हुआ है, हमें इसमें से रॉन्ग टर्म को निकालना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। तो फिर वही क्वेश्चन है कि अगर आपको रॉन्ग टर्म को फाइंड आउट करना है तो आपको पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्या पैटर्न इसमें लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका डबल लग रहा है मुझे, ये भी इसका डबल लग रहा है और ये भी इसका डबल लग रहा है। यानी कि इन्होंने डबल तो किया है लेकिन उसमें भी कुछ और ऐड किया है, तब जाके पैटर्न बना है। तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैं 20 का डबल करूं और उसमें 1 ऐड करूं तो मेरा आएगा 41। देन अगर मैं 41 का डबल करूं दैट इज 82 और उसमें 2 ऐड करूं तो वो हो जाएगा मेरा 84। फिर अगर मैं 84 का डबल करूं दैट इज 168, फिर उसमें मैं 3 ऐड करूं तो वो आएगा 171। आगे अगर मैं 171 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी 342 और देन उसमें 4 ऐड करूं तो 46। यानी कि जो मेरा पैटर्न था वो सही है। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। पहले हमने 20 का डबल किया उसमें 1 ऐड किया तो 41 आ गया। फिर 41 का डबल किया उसमें 1 ऐड किया तो 82 आ गया। सॉरी, उसमें 2 ऐड किया, पहले 1 ऐड किया फिर 2 फिर 3 ऐड करना है फिर 4 ऐड करना है। तो यहाँ पे 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 84 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो 171 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है 169। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे इस नंबर के साथ गलत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं। सिंपल है,
जो भी नंबर आपको दिया है उसको हमने n माना, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पहले उसमें 1 ऐड करते हैं, फिर उसमें 2 ऐड करते हैं, फिर उसमें 3 ऐड करते हैं, फिर उसमें 4 ऐड करते हैं। ऐसे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जो नेक्स्ट नंबर आपने लेना है वो रिजल्टेंट नंबर लेना है, यानी कि अगर मैंने 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 ऐड किया तो मेरा आया 41, तो नेक्स्ट नंबर मेरा 41 होगा और फिर इसमें हम पैटर्न को लगाएंगे। सो राइट आंसर इज 169, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप इसको कम कर सकते हैं, या फिर कम लगे तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब में फैसिलिटी आप वहां से इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से रॉन्ग टर्म हमें बताना है। ये सीरीज दी हुई है, अब ये सीरीज बड़ी खतरनाक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो पहला नंबर है 10, देन 11, देन 26, फिर 87 और देन 364 एंड आगे नंबर दिए हुए हैं हमारे। चलिए पैटर्न को देखते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे पहला नंबर कैसे आया है कि 10 प्लस 1 हमने किया तो हमारा पहला नंबर आ गया, दैट इज 11। और अगर मैं 11 में यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 2 का स्क्वायर ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा मेरा 11 2 22 और 4 26। देन अगर मैं यहां पे 26 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 3 का स्क्वायर दैट इज 9 ऐड कर दूं तो देखते हैं बनता है कि नहीं। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 का स्क्वायर ऐड किया तो 26 3 जाइए आपका आ जाएगा 78 और 78 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो 87 आएगा। तो यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे एग्जाम में तो एग्जैक्ट एट ए टाइम आपको ये दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन खुद बनाए हैं तो मुझे तो सोल्यूशन पता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से आपको ये आइडिया होगा कि ये पैटर्न मैंने एग्जाम में चेक करना है। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतने पैटर्न आपके आंखों के सामने आएंगे और वो आपको एग्जाम में यूज करने हैं। उन्हीं में से कोई एक पैटर्न जो है क्वेश्चन में होगा, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करेंगे आपके पैटर्न वो चलते जाएंगे और मैक्सिमम पैटर्न करने के बाद कुछ ना कुछ उसमें से आपको याद रह ही जाएगा जो कि फाइनल एग्जाम में आपको आएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। नीचे मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे पहला नंबर है उसमें 1 और 1 का स्क्वायर, दूसरा नंबर फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर 2 का स्क्वायर ऐड किया। ये जो दो तीन क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट आपको देख के पता लग जाएगा। इनमें आपको जो है अपनी कॉम्पिटेंसी स्किल को यूज करना ही पड़ेगा। देन इसमें 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट। सो द राइट आंसर इज रॉन्ग टर्म इज 1745, जो कि इसको फिट नहीं होगा इसमें। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 3 का डबल है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को फिर मैंने रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, फिर मैंने रिजल्ट को 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया 72 आ गया, और देन 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के बाद 5 से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 35 और 1 6, तो 360 इज द राइट आंसर। तो इसका फिफ्थ का जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग टू अवर
नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन। इसके 5 क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे इसमें ऑड वन आउट हमें करना है। ऑड वन जो होगा उसको आउट करना है, मतलब कि जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है उसमें लग रहा है कि ये नंबर फिट नहीं है तो उसको हमें निकाल देना है, उसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। तो चलिए चेक करते हैं, जैसे हमने पीछे किया बस इसका नाम चेंज है, कंसेप्ट हमने सेम ही यूज करना है। तो अब आगे देखेंगे, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 19, 27 और 31। तो ये सारे नंबर जो गिवन है इसमें 7, 13, 19, 31 ये आपके हैं प्राइम नंबर, लेकिन जो 27 है दैट इज कंपोजिट नंबर। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिसको हमने निकालना है वो हो जाएगा आपका 27 डी ऑप्शन। प्राइम नंबर में हमें 2 फैक्टर देखने को मिलते हैं और वो दोनों फैक्टर डिफरेंट होते हैं। कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसे 27 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर का मतलब है वो नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल 27 है तो 27 को अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 1 भी डिवाइड करता है इसको कंप्लीटली, 3 भी डिवाइड करेगा, देन 9 भी डिवाइड करेगा, देन 27 भी करेगा, तो उसके 4 फैक्टर हो गए। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। और बाकी नंबर्स की बात करें 7 तो इसको सिर्फ 1 डिवाइड करेगा और 7। सेम वे में 13 को 1 डिवाइड करेगा और 13। सो उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। चलिए चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी इन सब में हमने ऑड वन को निकालना है। तो 7th क्वेश्चन इसमें भी आपको दिया हुआ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो ये 4 आपको एलिमेंट दिए हैं, 4 एलिमेंट में से आपने उसको निकालना है जो 3 के साथ मैच नहीं कर रहे। तो अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये तीनों नोबल मेटल्स हैं, यानी कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। और जो आयरन है वो डिफरेंट है आपका, वो रिएक्टिव मेटल होता है जो नोबल मेटल के अंदर नहीं आता है। सो राइट आंसर इज गोल्ड, इसको हमने बाहर निकालना है, दैट इज ऑड वन आउट, क्योंकि वो नोबल मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे आयरन इज नॉट अ नोबल मेटल, रेस्ट आर। सो नोबल मेटल्स आर मेटल दैट आर resistant to corrosion and oxidation in moist air. Examples जो मैंने आपको दिए हैं, these metals do not easily react with acids और air, इसलिए हम गोल्ड के ornaments लेते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन फिर से हमें इसमें से ऑड वन आउट करना है, दैट इज सर्कल गिवन है आपको, स्फीयर गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको 2D शेप और 3D शेप के बारे में नॉलेज है तो आपको पता लग जाएगा कि जो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ 2D शेप एंड स्फीयर इज अ एग्जांपल ऑफ 3D शेप। तो हमें इसको बाहर निकालना है। 3D शेप में आप एग्जांपल दे सकते हो स्फीयर को, सिलेंडर को, कोन को, इमेजरली क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे 3D के अंदर आते हैं। बाकी सर्कल, रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये आपके स्क्वायर, ये सारे 2D में आते हैं। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज स्फीयर। ऑड वन आउट हमने इनमें से निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द वन विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। किलोमीटर, क्विंटल, लीटर, गैलन। सो जो क्विंटल है, लीटर है और गैलन है, ये वॉल्यूम या वेट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और जो किलोमीटर है वो डिस्टेंस के लिए, अकेला जो है डिस्टेंस वाला इसमें दिया हुआ है। सो दैट इज द ऑड वन आउट। तो किलोमीटर को निकाल देंगे, बाकी हमारे एक ही ग्रुप के हम काउंट करेंगे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ऑल एक्सेप्ट किलोमीटर आर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम और वेट। क्विंटल जो है वेट का होता है और लीटर और गैलन हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से भी हमने ऑड वन आउट करना है। लीवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, 4 आपको दिए हैं, 3 किसी एक ग्रुप में आएंगे और 4th जो है अलग ग्रुप में होगा। सो आंसर बताइए आप फास्ट। चलिए देखते हैं। राइट आंसर दैट इज इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन। और इसका एक्सप्लेनेशन है, लीवर और हार्ट और किडनी जो है दे आर सॉलिड विटल ऑर्गन्स फंक्शनिंग एज ग्लैंड्स और पम्प्स, बट intestine is a tubular structure, not a gland pump, different in structure and function। तो ये इनसे अलग है। सो राइट आंसर इज इंटेस्टाइन। तो ये 2 सब टॉपिक हमने किए जनरल मेंटल एबिलिटी के। चलिए चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज एनालॉजीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फुट, शूज, हेड। अगर फुट का कॉम्बिनेशन शूज के साथ दिया है, शू के साथ, तो हेड का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? इसको हम एनालॉजीज बोलते हैं कि इसमें एक पैटर्न दिया है, सेम पैटर्न को हमने दूसरे में फिट करना है। अब इनमें क्या होता है, हमें ऑप्शन सेम लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उन्हीं में हमने इसको देखना है। सो फुट, शूज, यानी कि हम इसमें वियर करते हैं। सो हेड पे हम क्या वियर करेंगे? दैट इज कैप। तो इस तरीके से आपने देखना है आंसर को। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेन का यूज करता है राइटर, तो ब्रश का यूज कौन करेगा? अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन पेंटर और पेंट दोनों दिए हुए हैं, तो जल्दबाजी में आपने गलती नहीं करना है। ब्रश के लिए जो यूज करेगा वो है पेंटर, और किसके लिए यूज करेगा? पेंट के लिए। तो अगर यहाँ पे पेन यहाँ पे लिखता राइटिंग, तो फिर ब्रश का आंसर होता पेंट, लेकिन अभी लिखा है राइटर, तो ब्रश का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटर। सो ऐसे आपने चेक करना है। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सो 13th क्वेश्चन, फायर का रिलेशन दिया है हीट के साथ, तो आइस का क्या होगा? तो फायर जब लगती है तो वहां से हीट महसूस होती है, उसी तरीके से जहां पे आइस होगी वहां पे हमें कोल्ड फील होगा वहां पे हमारे को। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी स्नो और वाटर सॉलिड भी आइस से रिलेटेड है, लेकिन कंटेक्स्ट के ऊपर बात हो रही है। अभी कंटेक्स्ट चल रहा है कि फायर से हीट हो रही है, तो आइस से क्या होगा। और अगर आपसे पूछा जाता फायर जो है तो उससे क्या क्या होता है और आइस से क्या क्या होता है, तो उसके क्वेश्चन में इसका आंसर डिफरेंट हो जाता। तो डिपेंड करता है आपको पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, और उसी रिलेशन में आपने दूसरा फाइंड आउट करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, क्लॉक, टाइम, थर्मोमीटर। तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे कि क्लॉक जो हम यूज करते हैं टाइम के लिए, तो थर्मामीटर का जो हम यूज करते हैं वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे हीट भी दिया हुआ है, तो अगर किसी को कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो हीट भी सिलेक्ट कर सकता है वो स्टूडेंट, लेकिन द राइट आंसर इज टेम्परेचर। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, हार्ट का रिलेशन दिया है सर्कुलेशन के साथ, तो लंग्स जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है इस एनालॉगीज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं, अब हमारे 7 टॉपिक्स और बचे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है हमें सिनोनिम्स बताना है इफेमरल वर्ड का। तो इसका मीनिंग होता है दैट इज समथिंग लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम। कोई चीज कम समय के लिए है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेरी। अगर इसका अपोजिट पूछा जाएगा दैट इज इनफाइनाइट, हम कह सकते हैं
अनंत समय के लिए जो चीज हो उसका अपोजिट हो जाएगा, लेकिन हमें सेम वर्ड पूछा हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है कि इसका भी मतलब जो है होता है लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, और इसका भी स्थायी। अदर जो इटर्नल है उसका मतलब भी शाश्वत होता है, इन्फिनाइट का मतलब भी अनंत होता है। दैट इज अ एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो सारे मीनिंग आपको पता लगेंगे, ताकि अगर इनमें से भी कोई आता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। सो वी हैव टू आल्सो फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का मतलब होता है जो केयर से रिलेटेड हो और वो फ्यूचर को सोचता हो। सो इसका अपोजिट हमने देखा तो दैट इज, अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो उसका आंसर हो जाएगा केयरलेस। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, दैट मीन एक्टिंग विद केयर और थॉट फॉर फ्यूचर। केयरलेस आपको पता है लापरवाह, और बाकी जो हमारे वर्ड हैं दैट इज वाइज, सेंसिबल, क्वेश्चन आर ऑल सिनोनिम्स। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे कोई प्रूडेंट का सिनोनिम्स पूछे तो वाइज, सेंसिबल और कोशियस आप कह सकते हो। सो थर्ड में हमें बताना है सिनोनिम्स। रिवॉक। ये रिवॉक जो वर्ड आपने सुना होगा, कई बार हम जॉब करते हैं वहां पे मेल आते हैं या कई जगह हमने कुछ अप्लाई किया होता है, तो ये हमारी चीजों को अगर रिवॉक कर दें यानी कि कैंसिल कर दें, सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज कैंसल। रिवॉक मतलब रद्द करना, यहाँ पे ऑफिशियली अगर कोई कैंसिल कर दे। और कैंसल इज द करेक्ट सिनोनिम्स, और बात करें अप्रूव और परमिट की तो वो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हॉस्टाइल वर्ड का हमें एंटोनिम निकालना है। सो हॉस्टाइल मीन्स होता है अनफ्रेंडली, तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, दैट इज फ्रेंडली। सो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। रूड, एंग्री और वॉयलेंट आर क्लोज इन टोन बट नॉट अपोजिट्स। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है कि उसके आसपास है लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हमें सिनोनिम बताना है ऑब्सोलीट का। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। सो सेम वर्ड हमें ढूंढना है, दैट इज ओल्ड फैशन, और बाकी मॉडर्न इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ये देखिए दैट इज पुराना या अप्रचलित हम कह सकते हैं। ओल्ड फैशन भी सेम हो जाएगा, पुराने ढंग का। बाकी ये जो इनोवेटिव है, ट्रेंडी है, मॉडर्न है, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं 4 सेक्शन के। अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ, दैट इज कोड एंड डिकोड। इसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ। इसमें मैंने इजी क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी जब मैं आपको प्रॉपर, इसके बाद अभी हमारा इंग्लिश का सेक्शन होगा, देन हिंदी सेक्शन होगा, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर जो 150 या 100 क्वेश्चंस की क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा सेम पैटर्न के, वहाँ पे हम इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्टन कोड लॉइन इज रिटन एज MJPO। तो हम बियर को कैसे लिखेंगे? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपली है क्वेश्चन कि इन क्वेश्चन में या तो आप नंबरिंग दे दें, जैसे यहाँ पे हम इसको करते हैं ABCDE। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां मैंने इजीली समझाया हुआ है कि हम इसको 1 2 3 4, और मैंने एक और चीज बताई है कि या तो आप यहाँ से A से लेके यानी कि 1 से लेके 13 तक लिख लें, जो 13 पे अल्फाबेट आएगा, और फिर उसके नीचे 14 15 16 17 18 और ये 26 तक लेके जाए। उसमें क्या होगा कि कई बार डायरेक्ट भी हमें मिल जाता है कि ए के नीचे, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं पूरा लिखूं यहाँ पे ABCDEFGHIJK, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KLM।
तो ये हमारे 13 हो गए। अब इसके नीचे हम सीधा लिख देंगे N, फिर O, फिर P, फिर Q, फिर R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये पैटर्न में इसलिए फॉलो करता हूँ कई बार, क्योंकि डायरेक्ट हमारे को ऐसे अपोजिट में दिए होते हैं, अदरवाइज नहीं दिए तो हमारे लिए वैसे भी कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाता है अगर नंबर हम इसके ऊपर लिख दें। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है कि L के बाद आता है M, तो वो गिवन है। देन I के बाद J आता है, वो गिवन है। O के बाद P आता है, वो गिवन है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, B के बाद C, E के बाद F, A के बाद B। तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन में है तो लास्ट में देखना पड़ेगा, R के बाद S। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो अभी तो हम फिलहाल ए और बी दोनों लिख लेंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई आपको यहाँ पे अल्फाबेट अलग दिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे टी की जगह आपको वी दिया हुआ है, ई की जगह आपको जी, ए की जगह आपको सी। तो आपको यहीं से पैटर्न दिख रहा है कि एस टी यू मिसिंग है, ई एफ और ए बी, यानी कि एक लेफ्ट करके हमने नेक्स्ट वाला नंबर लेना है, यानी कि अल्फाबेट चेक करना है। सो सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं। एल एम एन, एन लेंगे, ई एफ जी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे आ चुके हैं, और इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट थ्री को छोड़ के हम सीधा आते हैं फोर्थ के ऊपर, वहीं से हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आर, आर एस टी, टी हमारा आना चाहिए साथ में। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो पहले में हमने नेक्स्ट लिया था, इसमें एक मिस किया हुआ है। सो 23rd क्वेश्चन में हमारे पास जो जेपीजी को हमारे पास 19 दिया हुआ है, और पीएनजी को 23 दिया हुआ है। तो पहले हम इनका सम चेक करते हैं, अगर डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम चेक करेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा जे है वो आपका आएगा यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जे इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे जे है हमारा। देन हमारे पास जो P है वो 16 पे है, और उसमें से फिर इन्होंने जो G है वो 7 पे माइनस किया हुआ है, सो 19 आया। देन P हमारा 16 पे है, N हमारा 14 पे, और लास्ट G हमारा 7 है, तो उन्होंने माइनस किया है। तो सेम वे में T हमारा 20 पे है, और I हमारा 9 पे है, और लास्ट F है। तो पहले फर्स्ट को ऐड करेंगे दो को, और लास्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 23। सो द राइट आंसर इज 23, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो या तो आप तीनों को ऐड करके देखें, और जरूरी नहीं है कि इनमें लास्ट वाला माइनस किया तो लास्ट वाला ही हर क्वेश्चन में माइनस होगा, फर्स्ट का भी माइनस कर सकते हैं, सेकंड का भी। तो वो आपको उसी टाइम पे क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेम जो हमने भी पीछे किया था। टेबल की नंबरिंग 40 है, और चेयर की जो नंबरिंग है 45 है। तो हमें डेस्क की बतानी है। तो पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे टी आपका 20 पोजीशन पे होता है, ए आपका 1 पे है, और ये आपका 2 पे है, और 12 एल आपका 12 पोजीशन पे होता है, और ई आपका 5 पे है। सबको ऐड करेंगे तो देखते हैं 21 और 23 और 32 35 और 5 40। तो ये सबको ऐड करके आया हुआ है, इसमें कुछ भी हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो सेम वे में हम चेक करते हैं डेस्क का। तो डी हमारा होता है 4 पे, ई हमारा 5 पे, एस हमारा है 19 पे, और के हमारा है 11 पे। तो दिस इज 39। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन 39। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, डंकी इज रिटन एज LPMLDX। तो डंकी कैसे लिखा जाएगा, तो पहले चेक करते हैं। एम के साथ आपको दिया है एल, यानी कि एक अल्फाबेट पीछे गए हैं, सो बैक वाला बताया गया है। देन ओ के साथ पी है, यानी कि इसका नेक्स्ट है, फॉरवर्ड है। देन एन के साथ है एम, यानी कि बैकवर्ड गए हैं। देन के साथ एल, यानी कि फॉरवर्ड गए हैं।
बाकी तो तीनों सेम ही है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट में तो यहाँ पे के ई वाई है और यहाँ भी के ई वाई है, तो ये सेम होगा हमारा यहाँ पे, दैट इज एल डी एक्स। और एल डी एक्स किस में आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे। तो सीधा बी इज द राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। सो बी इज द राइट आंसर। कैसे? डी की जगह हमें पीछे जाना है, दैट इज सी आएगा, और ओ की जगह हमें नेक्स्ट बताना है, पी आएगा। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अभी हमारे 5 टॉपिक और पड़े हैं, तो चले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।